भाग 6। इस फैसले पर वाद प्रतिवाद, मंडन, तर्क वितर्क आदि हुए। कुछ समय तक देश विदेश में ये लंबी चर्चा का विषय बना रहा। वासव ने अपनी पत्नी को साथ लेकर कारागार जाना चाहा। अस्वीकार करने का अधिकार पत्नी होने के कारण जयंती को नहीं है। उसके साथ जयंती को भी कारागारवास भोगना पड़ेगा। तो फिर कानून के अनुसार एक और समस्या खड़ी हुई। गुलामों पर वर्तमान में जो कड़े नियम हैं, वो उन्हीं के लिए सीमित किए गए हैं। गुलामों के सिवाय दूसरों पर लागू करना असंभव है। इसके अनुसार जयंती गुलाम नहीं है, इसलिए वासव को कारागारवास में जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वह अपने यथास्थान जाने के लिए हठ कर रहा है। न्यायशास्त्र यह घोषणा कर रहा है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है। यशपाल क्षुब्ध हो उठा। इस पारिवारिक जीवन के प्रति विरक्ति की भावना पैदा हो गई। राज्य त्याग कर पत्नी सहित तपोभूमि के लिए चल पड़ा। यशपाल के पुत्रहीन होने के कारण राज्य जयंती को मिला। वही शासिका बन गई। परंतु राजवंश की स्त्रियां पराये पुरुषों की नजरों में नहीं आनी चाहिए। न्याय की जांच के समय सबके सामने आना इस वर्ग में नहीं होता। फैसला देने तक कौन पर पुरुष है, कौन स्वीय पुरुष है, इसका निर्णय कैसे हो, उसके प्रतिनिधि के रूप में वासव ने ही शासन किया। तब से गुलाम राजा बन गए। राजा के रूप में उसने शुरू में कुछ कठिन आदेशों को लागू किया। उसने आदेश जारी किया कि अपने राज्य में कहीं भी गुलाम शब्द का प्रयोग न किया जाए। किसी न किसी रूप में या किसी भी संदर्भ में उस शब्द का उच्चारण करने पर भी कठिन से कठिन दंड दिया जाए। आदेशों के विद्रोह का दमन किया। समस्त देश में पढ़ाई की व्यवस्था को निःशुल्क बना दिया। सबके साथ सारंग जाति ने भी गुलाम जाति नहीं है विद्या अध्ययन किया। अपने पराये का भेद न प्रकट करके सबको दान दिया। परंतु सदा वासव कोई मानसिक व्यथा से विकल हो उठता है। उसने जयंती से कभी भी वैवाहिक सुख की आशा नहीं की। कुछ वर्षों तक उसने जयंती को देखा ही नहीं। अपनी जाति की स्त्री से विवाह करके संतान की प्राप्ति की। उसी संतान को राज्य सौंप दिया। जयंती का पुत्र विवाह के समय ही राजकुमारी गर्भवती थी। ये बात न्यायालय में ही निश्चित हो गई थी। इस बच्चे के पिता के बारे में जयंती ही जानती है। जानने का प्रयास वासव ने भी नहीं किया। सारंगों के हाथ मारा गया। कुकुर जाति जयंती की मृत्यु से समाप्त हो गई। अपनी इस स्थिति का कारण बनी जयंती के नाम से वासव ने महानगर का निर्माण कराया। राजधानी को स्वर्णपुरी से जयंती नगर में बसाया। उसके बाद राजा बने सारंग राजाओं ने भी जयंती को राजरानी बनाकर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट की। मृतिका पात्रों में यहाँ तक ही लिखा गया है। समयावधि का भी निर्णय लगभग हो गया। सड़कों के बीच में अन्य स्थानों में प्राप्त शस्त्र खंडों के आधार पर अवलोकन किया गया। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे अशोक के सैनिकों के हों। इतिहास ये बता रहा है कि उस समय दूसरी किसी सेना के पास न रहने वाली शस्त्र संपत्ति अशोक के पास थी। इतिहास ने जिस रूप में वर्णन किया वह सब उन शस्त्र खंडों से मिलते जुलते हैं। विद्वान मानते हैं कि दूषणों से भरे ताम्र आदि शिलालेख अशोक के ही होने चाहिए। लगता है अशोक जिस विधान से राजा बना, उस प्रकार ललकार कर, रणक्षेत्र में आमंत्रित कर, सर्वनाश करना अशोक के लिए कोई नई बात नहीं है। अशोक के चरित्र एवं अन्य प्रमाण ये साफ साफ बता रहे हैं कि उसने ही समस्त नगर को भस्मीभूत किया। कलिंग राज्य तक घुसकर आई अशोक की सेना जयंती नगर के नाश किए बिना रह गई होगी, यह असंभव है। अर्थात इस सारंग राज्य का अंत ईसा पूर्व 3वीं शती में हुआ। लगभग 200 वर्ष तक सारंगों ने शासन किया। इसका तात्पर्य यह है कि वासव ईसा पूर्व 5वीं शती में रहा होगा। समस्त जगत के लिए पूज्य गौतम बुद्ध भी उसी शती के हैं। एक बात तो सच है, हर पीढ़ी अपने लिए अपेक्षित जनों का ही सृजन करती है। 5वीं शती में इस प्रकार की नृशंसपूर्ण सामाजिक व्यवस्था होने के कारण ही करुणा सिंधु गौतम बुद्ध का उद्भव हुआ होगा।